नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय साहित्य। भारतीय इतिहास में हम भारतीय साहित्य को देख रहे थे और भारतीय साहित्य में हम चर्चा कर रहे थे धार्मिक साहित्य की। पीछे जो हमारी क्लास थी वो जैन साहित्यों को लेकर के हमारी अंतिम क्लास थी और उस क्लास के बाद आज हमारी क्लास है, तो इसके बीच में लगभग 7 से 8 दिन निकल गए हैं। हमारा कोई भी वीडियो आपके पास नहीं आया है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कुछ वजह ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया या समय नहीं दे पाया आपकी वीडियो के लिए। लेकिन आशा करता हूँ कि आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ एक वीडियो आपके सामने रखूँ, चाहे वो राजस्थान इतिहास का हो। हम राजस्थान इतिहास का भी अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमारे कुछ वंश बच गए थे, कछवाहा वंश, राठौड़ वंश और भी राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण पाठ, जैसे कि राजस्थान की क्रांति, किसान आंदोलन, एकीकरण। इनसे संबंधित भी वीडियो आपको जल्द ही मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए आप अपनी रिट की तैयारी, राजस्थान पुलिस की तैयारी, पटवारी की तैयारी और अदर सेंटर एग्जाम और स्टेट एग्जाम की तैयारी के लिए ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री आपके सामने, उनकी वीडियो भी जल्द से जल्द आएंगे। तो अभी बात करेंगे हम इंडियन हिस्ट्री की, और इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में हम बात कर चुके हैं पहले धार्मिक साहित्य की, जिसमें हमने वैदिक साहित्य पढ़ा। वैदिक साहित्य को भी दो भागों में बांट करके पढ़ा, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। इसके बाद बौद्ध साहित्य पढ़ा और जैन साहित्य। जो धार्मिक साहित्य से संबंधित जितनी भी बुक्स थी उन सभी का हमने लगभग अध्ययन किया, और उनके ऑथर कौन थे, किसने उनको लिखा था, क्या भाषा थी, क्या लिपि थी, क्या विषय थी, क्या महत्व था उस पुस्तक का, उन सब की चर्चा हमने की। अब भारत में कुछ ऐसा साहित्य भी हुआ जो धर्म से हटकर के लिखा गया हो, जिसमें धर्म के की चर्चा ना होकर के किसी और मुद्दे को उठाया गया हो, उसे कहते हैं धर्मोत्तर साहित्य, जिसमें धर्म से हटकर विषय की चर्चा की गई हो। और उस धर्मोत्तर साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे कि कोई राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के ग्रंथ हो सकता है, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के ग्रंथ हो सकता है, देश की या राज्य की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को लेकर के ग्रंथ हो सकता है, या प्रेम प्रसंग, कहानी, नाटक। इस प्रकार का जो साहित्य है हम उसे धर्मोत्तर साहित्य में रखते हैं। और आज हम काफी दिनों बाद हमारा वीडियो शुरू कर रहे हैं, तो हम धर्मोत्तर साहित्य शुरू करेंगे। और इस धर्मोत्तर साहित्य आज की अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम धर्मोत्तर साहित्य को लेकर के। धर्मोत्तर साहित्य मैंने बता दिया, धर्म से हटकर के जो साहित्य लिखा गया वो धर्मोत्तर साहित्य, जिसमें अलग अलग विषय की बात होगी। और इस धर्मोत्तर साहित्य में हम छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे या महत्वपूर्ण एक साहित्य लेंगे जिसका नाम है अर्थ शास्त्र। जी हाँ, आज की जो हमारी चर्चा होगी क्लास में वो अर्थशास्त्र की होगी। और अर्थशास्त्र की रचना जिसने की उसका नाम है चाणक्य। ठीक है, तो चर्चा करने से पहले बता दूं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। अर्थशास्त्र का विषय क्या है, किसके समय लिखा गया, क्या उद्देश्य है अर्थशास्त्र के, कौन सी भाषा में लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, इस सब की बात करेंगे हम अर्थशास्त्र में आज की क्लास में। तो अर्थशास्त्र की रचनाकार चाणक्य हैं। तो हम अर्थशास्त्र के साथ साथ आज चाणक्य के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है वो का अलग से महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें हम साहित्य की चर्चा करेंगे। और साहित्य की चर्चा के साथ साथ हम उस व्यक्ति की भी चर्चा करेंगे अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। क्योंकि आजकल जब हम एग्जाम में देखते हैं तो प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य किसके दरबार में निवास करते थे या किसके दरबारी विद्वान थे। तो किसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, तो हम चाणक्य के बारे में भी जानेंगे और अर्थशास्त्र के बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग सभी सहमत हैं इस क्लास के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ओके, अच्छा, गुड, जैसा भी आपको लगता है। हम इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे आपको सीखिए। और अगर कोई बुक्स आपके दिमाग में है तो आप पहले भी लिख करके मुझे बता सकते हो कि सर इस बुक्स के बारे में बताइए, या इस ऑथर के बारे में बताइए, या इस नाटक के बारे में बताइए। हम उसकी भी चर्चा, वैसे तो सभी बुक्स लगभग मैं लूंगा ही धीरे धीरे क्रम से, लेकिन अगर आपको पहले जानना हो तो आप लिख करके बता सकते हो। लास्ट में हम उसकी भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चर्चा कर लेंगे। तो हम चलते हैं सीधे अर्थशास्त्र और चाणक्य के ऊपर। देखें, व्यक्ति का नाम है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। और चाणक्य के पिता का नाम
छोटा सा परिचय, चाणक्य के पिता का नाम जो था वो चणक था। चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चणक। ब्राह्मण थे, तो महर्षि चणक चाणक्य के पिता थे, तो पिता का नाम चणक होने की वजह से ही इनका नाम क्या हुआ? चाणक्य। पिता का नाम चणक होने की वजह से ही इनका नाम क्या रहा? चाणक्य। फिर बात करूं मैं चाणक्य के बचपन के नाम की, कि चाणक्य का बचपन में क्या नाम था। तो चाणक्य का बचपन में जो नाम था वह नाम था विष्णुगुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, चाणक्य का दूसरा नाम आया आपके सामने और वह बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। एक इसका नाम है चाणक्य का कौटिल्य। अब क्यों कहा गया इसे कौटिल्य? कुटिल बुद्धि या कुटिल राजनीतिज्ञ होने की वजह से, कुटिल बुद्धि और कुटिल राजनीतिज्ञ होने की वजह से इसका एक नाम कौटिल्य भी है। तीन इंपॉर्टेंट नाम की चर्चा हो चुकी है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति है। तो विष्णुगुप्त इसके बचपन का नाम है, पिता का नाम चणक होने की वजह से चाणक्य कहला रहे हैं, और कुटिल बुद्धि के कारण ये कौटिल्य कहलाए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका आपका? तो तीन नामों की बात हो चुकी है। अब चाणक्य के कुछ और भी नाम है। तो चाणक्य को देखो, एक नाम अंगुल भी मिलता है, एक नाम अंशुल भी मिलता है, एक नाम वात्सायन भी मिलता है, एक नाम कात्यायन भी मिलता है, और एक नाम अंशु भी मिलता है। ये चाणक्य की कुछ अलग नाम है, अंगुल, अंशुल, वात्सायन, कात्यायन या अंशु। तो ये चाणक्य के कुछ अलग नाम है जिनकी चर्चा की। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य इंपॉर्टेंट नाम है, अंगुल, अंशुल, वात्सायन, कात्यायन, अंशु ये सब चाणक्य के अन्य नाम है। अगर आपको पूछा जाए कि दिन में से कौन सा नाम चाणक्य का नहीं है, अगर आप थोड़ी बड़े लेवल पे जाकर एग्जाम देते हो तो ये नाम भी आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन सा नाम चाणक्य का नहीं है। तो आप याद रखेंगे, अंगुल, अंशुल, वात्सायन, कात्यायन, अंशु चाणक्य के नाम। कौटिल्य, कुटिल बुद्धि कारण क्या था। अच्छा, इसकी कुटिलता का एक छोटा सा परिचय दे दूं। एक महत्वपूर्ण, भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य जिसका नाम मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही मौर्य साम्राज्य क्या की थी? स्थापना की थी। और इस साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने अपनी कुटिल बुद्धि का भरपूर प्रयोग किया था। उसने शाम दाम दंड भेद की नीति अपना करके मगध का जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य जिसकी गद्दी पर बैठा था कौन? धनानंद। तो चाणक्य ने अपनी कुटिल बुद्धि की सहायता से, जिसमें शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करके धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बना दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान, इसीलिए इसकी कुटिल बुद्धि का परिचय मौर्य साम्राज्य में। और छोटी बात बता दूं मैं चाणक्य के बारे में, छोटी सी बात और, चाणक्य जो था वह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जिसका नाम है तक्षशिला, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जिसका नाम है तक्षशिला। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य के पद पर था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य के पद पर था। अगर मैं भारत में इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की लोकेशन बनाऊं तो वर्तमान में तो ये भारत में नहीं है, वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में नहीं है। इस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र था, यहां पर था तक्षशिला विश्वविद्यालय, और ये साम्राज्य था मगध साम्राज्य। ठीक है, मैं बात करूंगा अर्थशास्त्र की भी, लेकिन मैं चाणक्य के बारे में थोड़ी सी बात अभी कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है चाणक्य, क्योंकि इसको लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम ग्रंथ के साथ में ही चाणक्य को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। चाणक्य के और मगध साम्राज्य के जो शासक थे धनानंद, इन दोनों में क्यों मतभेद हुआ, रीजन क्या था? ये मगध साम्राज्य है, यहां से विदेशियों के आक्रमण होना प्रारंभ होते हैं। ठीक है, भारत में जो भी विदेशी आक्रमण होते हैं प्राचीन भारत के अंदर और मध्य भारत के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर, वह आक्रमण का रास्ता यही था। ठीक है, आक्रमण का रास्ता इस वाले रास्ते से, इसको बोलते थे उत्तरी पश्चिमी दिशा। भारत में जो भी आक्रमण हुए, चाहे ईरानियों ने किया हो, यूनानियों ने किया हो, या अरबों ने किया हो, या तुर्कों ने किया हो, वह सभी आक्रमण इसी दिशा से हुए।
तो भारत में आक्रमण की जो दिशा थी वो कौन सी थी? ये दिशा है उत्तर और ये है पश्चिम, ये पूर्व और दक्षिण। तो वो आक्रमण की दिशा उत्तर पश्चिम की दिशा थी। इधर से भारत में, प्राचीन भारत में आक्रमण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये समुद्र का इलाका है। ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर और ये हिंद महासागर। तो इस समुद्र से व्यापार तो हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी सेना को जहाजों में लाकर के आक्रमण कैसे करवाए? पॉसिबल नहीं है। टेक्निक इस समय उतनी नहीं थी, इस वजह से इस दिशा से आक्रमण नहीं हुई। ना ही भारत में कभी आप सुनोगे कि चाइना से आक्रमण हुए। आज तो भारत और चाइना के मध्य बहुत बड़ा विस्फोट चल रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज के अंदर। वास्तव में युद्ध नहीं होगा, सिर्फ न्यूज वालों ने युद्ध की स्थिति बनी हुई है न्यूज में। अगर अपन देखते तो अपन को लगता है कि युद्ध होगा। तो चाइना से कभी प्राचीन भारत में आक्रमण नहीं हुए। व्यापारी आते हैं, हिंशांग आएगा, फाहियान आएगा और बहुत सारे व्यापारी। और हिंशांग और फाहियान का उद्देश्य भारत में आना बौद्ध धर्म को जानना था, यात्री थे ये। तो व्यापार भी होता है, यात्री भी आते हैं, लेकिन कभी आक्रमण नहीं हुआ। रीजन क्या था? हिमालय पर्वत। इतनी बड़ी सेना को लेकर के आप हिमालय पर्वत को कैसे क्रॉस करवाओगे? ये वाला इलाका रेगिस्तानी इलाका रह गया, ठीक है, थार का मरुस्थल है। तो इस वाले क्षेत्र से आक्रमण हुई, जिसमें पंजाब वाला क्षेत्र था, मुल्तान वाला क्षेत्र, खैबर दर्रा जो आगमन का महत्वपूर्ण मार्ग था। तो इधर से ही भारत के अंदर आक्रमण होते हैं। एंट्रेंस आक्रमणकारियों की यहीं से हुई। तो ऐसे में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था और सिकंदर महान के आक्रमण हुए। और सिकंदर महान के आक्रमण से भारत को बचाने के लिए मगध के साम्राज्य के शासक धनानंद की जिम्मेदारी, ठीक है, धनानंद की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य धनानंद का है। तो चाणक्य ने धनानंद से मुलाकात की और कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, आप उन्हें रोकिए। लेकिन धनानंद ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि तुम एक आचार्य हो, आचार्य की भांति रहो, मैं राजा हूं, मैं अपने कर्तव्यों को ठीक से कंप्लीट करूंगा। तो ऐसे में चाणक्य की बात को रिजेक्ट कर दिया गया धनानंद के द्वारा। इसीलिए चाणक्य क्रोधित होता है और धनानंद के दरबार से अपनी चोटी को खोल करके निकलता है। पंडित था तो चोटी थी, और कहता है कि ये चोटी अब तभी बंधेगी जब तेरे राज्य का, साम्राज्य का सर्वनाश नहीं कर देता, तब तक मैं इस चोटी को नहीं बांधूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के चाणक्य दरबार से निकलते हैं और उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। एक खेल खेलते हुए, राजकीलम नामक खेल खेल रहा था और उससे इंप्रेस हो जाता है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय और वहां पर जाकर के उसको ज्ञान देता है। राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक, धार्मिक, जो भी उसकी ज्ञान थी, जो भी एजुकेशन थी, वो सारी कंप्लीट होती है चाणक्य के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य की। और उचित समय आने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनेगा, उसी समय चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनेगा, पीएम बनेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पीएम कौन है? चाणक्य। उसी समय मौर्य साम्राज्य के समय ही, या मौर्य काल में ही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की विषय जो था वो राजनीति, ठीक है, राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। अच्छा, इससे पहले एक बात और जाने। चाणक्य के 3 नाम हो गए, चाणक्य हो गया, चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया। चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा गया है। मैकियावली पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में था, चाणक्य जैसा दार्शनिक था, तो इसने द प्रिंस लिखी थी, चाणक्य की अर्थशास्त्री, दोनों में सिमिलरिटी थी, इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावली कह दिया गया। मैकियावली चाणक्य के बाद था। होना तो ये था कि मैकियावली को चाणक्य कहा जाना चाहिए था यूरोप को, लेकिन उल्टा कहा। मैकियावली बाद के हैं और चाणक्य पहले के। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि भारत का मैकियावली कौन है? चाणक्य है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक थी। खास बात यह है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। उनकी जो राजनीतिक दशा थी, उनकी जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे मौर्य साम्राज्य के, उनकी जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से नहीं मिलती। लेकिन किसी भी राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए?
राजनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन कौन से राजनीति के नियम हैं, राजनीति शास्त्र के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे चलना चाहिए, उन सब की बात चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में की है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी इसमें नहीं मिलती है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे की थी, उसके कौन से कार्य थे वगैरह वगैरह, ये नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र की बात करूं तो इसमें 15 अधिकरण है जिन्हें कहा गया है भाग। 15 अधिकरण है जिन्हें भाग कहा गया है। 180 इस पुस्तक में प्रकरण है जिन्हें उपभाग कहा गया है। 180 इसमें प्रकरण है जिन्हें उपभाग कहा गया है। और 6000 इस पुस्तक में श्लोक है। 6000 इस पुस्तक में क्या है, श्लोक है। तो ये चाणक्य की अर्थशास्त्र की 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक इस पुस्तक में समाहित किए गए हैं, जिन्हें भाग, उपभाग और क्या कहा गया है, श्लोक। तो छोटे प्रश्न बनेंगे आपके लिए, चाणक्य कितने भाग हैं, 15, कितने उपभाग हैं, 180, श्लोक कितने हैं, 6000। इंपॉर्टेंट बात थी, खत्म बात यहां तक। अब अर्थशास्त्र प्रकाश में कैसे, आज हमें कैसे पता कि चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिख दी है। कितने साल पहले की बात है, आज से लगभग 2300 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। ठीक है, 2500 साल पहले की बात है, 2000 साल जा चुके हैं और 323 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो लगभग 2300 साल हो गए हैं। तो इस समय के दौरान ही चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र को लिखा। लेकिन हम इस पुस्तक को प्रकाश में लाने का श्रेय कैसे है, प्रकाश में कौन लेकर के आया कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र को चाणक्य या कौटिल्य लिखा? तो एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्यामा प्रसाद। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्यामा प्रसाद। पुणे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इन्होंने चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र को देखा और इसे अनुवादित किया 1909 में। ठीक है, तो 1909 में चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र प्रकाश में आती है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जिसे जाता है उसका नाम है श्यामा शास्त्री। जी हाँ, श्यामा शास्त्री, पंडित श्यामा शास्त्री। आप नाम ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद नहीं है, पंडित श्यामा शास्त्री ने 1909 में चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का अनुवाद किया और इसे भारत के सामने, ये इसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्यामा शास्त्री गया। आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो, 1909 में श्यामा शास्त्री के द्वारा चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का अनुवाद करके इसको प्रकाश में लाया गया था। ठीक है, बात करूं चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसकी भाषा कौन सी है? तो भाषा सीधी सी बात है, इसकी भाषा संस्कृत है और यह है गद्य व पद्य दोनों में लिखी गई है, इसीलिए इसकी शैली हो जाएगी चंपू, चंपू शैली। भाषा इस पुस्तक की संस्कृत है, गद्य व पद्य दोनों में लिखी गई, इसीलिए इस पुस्तक की जो शैली है वो कौन सी है? चंपू शैली है। ठीक है, तो चंपू शैली है। तो चंपू शैली क्या है? जो पुस्तक गद्य व पद्य दोनों में लिखी जाए या जो ग्रंथ गद्य व पद्य में लिखा जाए। गद्य व पद्य में अंतर क्या है? गद्य में कहानी जैसे हम लिखते हैं और पद्य में हम श्लोक के माध्यम से लिखते हैं, तो दोनों में लिखा गया, इसलिए चंपू शैली। और भाषा जिसका चाणक्य ने प्रयोग किया वह भाषा थी कौन सी? संस्कृत भाषा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं। 10 सेकंड के लिए मैं रुकता हूं। ठीक है, तो हमने चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे। हमने जो पहला बिंदु देखा था कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। 15 अधिकरणों में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिकरणों की। 15 अधिकरण हमें याद नहीं करने, हम प्रारंभ के 6 से 7 अधिकरण देखते हैं कि उनका विषय क्या था। तो पहली बात करते हैं, पहला जो अधिकरण है यानी कि फर्स्ट अधिकरण। फर्स्ट अधिकरण का नाम है विनयाधिकारक। ठीक है, विनयाधिकारक। पहले अधिकरण का नाम है विनयाधिकारक। क्या है इसमें विनयाधिकारक में? मैंने बताया कि चाणक्य की पुस्तक में राजनीति शास्त्र की चर्चा की गई है। तो राजनीति शास्त्र में राजा की जो कर्तव्य हैं, राजा के जो कर्तव्य हैं, उनके विनय, अन्य, राजा का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए,
तो राजा के कर्तव्य, उसके विनय, अनुनय, उसके व्यवहार की चर्चा जिस अधिकरण में बताई गई है उसका नाम है विनयाधिकारक में। जी हाँ, विनयाधिकारक में राजा के कर्तव्य, विनय, अनुनय और उसके नेचर का उल्लेख किया गया है कि एक राजा को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो पहला अधिकरण। सेकंड अधिकरण, विनयाधिकारक के बाद में दूसरा अधिकरण। ठीक है, तो हम प्रारंभ के 6 या 7 अधिकरणों की बात करेंगे। दूसरा अधिकरण जिसका नाम है अध्यक्ष प्रचार। अध्यक्ष प्रचार। तो 26 प्रकार के अध्यक्ष, चाणक्य कहता है कि प्रशासन में 26 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन करता है और अध्यक्षों के साथ इन प्रत्येक अध्यक्ष को एक विभाग मिलेगा और उस विभाग के कार्य। पहले अधिकरण विनयाधिकारक में राजा के कर्तव्यों का उल्लेख है। दूसरे अधिकरण का नाम अध्यक्ष प्रचार है, जिसमें चाणक्य ने 26 प्रकार के अध्यक्ष, विभाग और उनके कार्यों का क्या किया है, उल्लेख किया है। तीसरा अधिकरण जिसका नाम है धर्म स्थीय। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं। तीसरे अधिकरण का नाम है धर्म स्थीय। ठीक है, हम दो चीजें पढ़ेंगे प्रशासन जब मौलिक पढ़ेंगे, उसमें धर्म स्थीय और कंटक शोधन, ये दो नाम आएंगे। धर्म स्थीय एक प्रकार का न्यायालय था जो दीवानी न्यायालय था। किस प्रकार का न्यायालय था? दीवानी। तो दीवानी न्यायालय से संबंधित कार्य, दंड के विधान और उसके सिद्धांतों की चर्चा जिसमें आएगी वो कौन सी आएगी? धर्म स्थीय। दीवानी न्यायालय से संबंधित कार्य, उनके सिद्धांत और उनके नियम और दंड विधान का उल्लेख धर्म स्थीय में किया गया है। चौथा जो आएगा वह आएगा कंठक शोधन। ठीक है, दीवानी न्यायालय के बाद एक प्रकार का और न्यायालय है और उस प्रकार का नाम, उस न्यायालय का नाम है फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय, तो कंठक शोधन में फौजदारी न्यायालय से संबंधित सिद्धांत, दंड विधान, उनके कार्यों, उनके सिद्धांतों का क्या है? वर्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट 6-7 ही रहेंगे, टोटल 15 है। आप विनयाधिकारक को देखो, राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। अध्यक्ष प्रचार में 26 प्रकार के अध्यक्ष, विभाग और उनके कार्यों का वर्णन है। धर्म स्थीय में दीवानी न्यायालय की बात आएगी। कंटक शोधन में फौजदारी न्यायालय की बात आएगी और उसके कार्य सिद्धांत। नेक्स्ट है पांचवा योग व्रत। पांचवें न्यायालय का नाम है, पांचवें अधिकरण का नाम है योग व्रत। इसमें जो प्रशासन के प्रमुख अधिकारी थे उनके राजा के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल के अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के राजा के प्रति कर्तव्यों को बताया गया है योग व्रत में। यहां विनयाधिकारक में राजा के कर्तव्यों की बात थी और योग व्रत में प्रजा के कर्तव्य, प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों की बात रहती है। नेक्स्ट है छठवा मंडल योग। ठीक है, छठवें अधिकरण का नाम है मंडल योगी। मंडल योगी में देशों की चर्चा की गई है और इसी के साथ ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट 12 देशों की बात है। देशों की बात है या 12 राज्यों की बात है और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सप्तांग सिद्धांत। जी हां, चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है कि एक राज्य में सप्तांग सिद्धांत, तो राज्य की सप्तांग सिद्धांतों की बात चाणक्य ने की है अपने किस अधिकरण में? छठे अधिकरण में। हो सकता है कि आपको अधिकरण का नाम नहीं पूछा जाए कि अध्यक्ष प्रचार क्या है, धर्म स्थीय, सीधी सी बात है। प्रश्न आएगा 26 प्रकार के अध्यक्ष, उनके विभाग, उनके कार्यों का वर्णन कौन से अधिकरण में है? दूसरे, 7वें, 8वें, 9वें। दूसरे अधिकरण में। सप्तांग सिद्धांत कौन से अधिकरण में है? 6वें में। धर्म स्थीय 3रे में। कंटक शोधन किसमें? 4थे में। तो इस प्रकार से मंडल योगी जो 6वां अधिकरण है, इसमें सप्तांग सिद्धांतों की बात कही गई है। तो मैं सप्तांग सिद्धांत लिखता हूं, उससे पहले चलो पहले सप्तांग सिद्धांत देखते हैं। सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अधिकरण विनयाधिकारक, अध्यक्ष प्रचार, धर्म स्थीय, कंटक शोधन, योग व्रत। मंडल योगी 6वां अधिकरण है सप्तांग सिद्धांत। तो राज्य के 7 सिद्धांतों की बात देखिए हम, सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, किसी भी राज्य के लिए एक राजा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अमात्य, राजा की सहायता के लिए मंत्री होने चाहिए। तीसरा, राजा के पास एक मजबूत दुर्ग होना चाहिए। ठीक है, राजा के पास मजबूत एक दुर्ग होना चाहिए, किला होना चाहिए जिसको कोई भेद ना सके। राजा को अपनी जनता का, प्रजा का पालन पोषण करने के लिए या दुश्मन से टक्कर लेने के लिए उसके पास अत्यधिक मात्रा में कोष होना चाहिए। कोष यानी धन होने चाहिए। ठीक है,
राजा को हर कार्य में सलाह देने के लिए, राजा को हर कार्य में सलाह देने के लिए उसे मित्र राज्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो राजा की सहायता के लिए मित्र भी होने चाहिए। राजा की सहायता के लिए क्या होने चाहिए? मित्र। इसी के साथ इंपॉर्टेंट है सेना। मित्र के साथ राजा को किसी भी दुश्मन सेना से लड़ने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह कौन है? सेना। सेना के दम पर राजा बड़े से बड़े किसी भी आक्रमणकारी का सामना कर सकता है। तो उसके पास एक मजबूत और महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए? सेना होनी चाहिए। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जनपद, यानी कि प्रजा। अगर प्रजा ही नहीं होगी तो राजा शासन किस पर करेगा? तो यह सप्तांग सिद्धांत की बात 6वें अधिकरण में आती है, ठीक है, जिसका नाम है मंडल योगी। तो सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा चाणक्य करता है अपने किस अधिकरण में? 6वें अधिकरण में, ठीक है। इसके बाद 7वां अधिकरण हम और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 7वां। तो हम पहले से लेकर के 15 अधिकरणों में सिर्फ 7 ही अधिकरणों की बात करेंगे। और 7वें अधिकरण का नाम है षाड्गुण्य नीति। कई बार ही एग्जाम में प्रश्न आता है कि षाड्गुण्य नीति क्या है। षाड्गुण्य नीति को जानने से पहले तो हम ये जाने कि षाड्गुण्य नीति के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन है? चाणक्य। किस पुस्तक में बताते हैं? अर्थशास्त्र में। कौन से भाग में बता रहे हैं? 7वें में। षाड्गुण्य नीति में क्या क्या चीज आती है, मतलब कौन कौन सी षाड्गुण्य? षाड का मतलब है 6, सप्तांग का मतलब 7 था ना, तो 6 में तो 7 सप्तांग सिद्धांत आ रहे हैं। ये 6वां अधिकरण है, इसमें 7 आ रहे हैं। और 7वें में षाड्गुण्य नीति मतलब 6 नीति बताई गई है। वो कौन कौन सी 6 नीतियां होती हैं? पहली नीति का नाम है संधि, दूसरी नीति का नाम है विग्रह। पहली नीति का नाम है संधि, दूसरी नीति का नाम है विग्रह, तीसरी नीति का नाम है यान, संशय। यान है, यान के बाद संशय है। नेक्स्ट है आसन, 1 2 3 4 5, और एक 6 नीति। संधि हो गया, विग्रह हो गया, यान हो गया, संशय हो गया, आसन हो गया। और आसन के साथ एक नीति और है जिसका नाम है द्वेध भाव, ठीक है। अब इन नीतियों को समझते हैं क्या है। तो ये 6 नीतियों का उल्लेख षाड्गुण्य नीति में चाणक्य ने किया है। संधि, एक राजा को यह पता होना चाहिए कि उसकी जो देश है, उसका साम्राज्य, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आते हैं। तो 2 देशों के मध्य या राज्यों के मध्य संधि, ठीक है, 2 राज्यों के मध्य संधि। तो 2 राज्यों के मध्य राजा किस प्रकार से संधि करवाएगा, वो है पहले में। यानी कि फॉर एग्जांपल एक महत्वपूर्ण राजा है, उसका ध्यान हुआ कि उसके आसपास वाले राज्य आपस में लड़ रहे हैं जिससे उसको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में 2 देशों के मध्य या 2 राज्यों के मध्य राजा संधि कराना जाने। तो एक ताकतवर राजा छोटे राज्यों के मध्य संधि करवाए। अगर 2 राज्यों ने मिलकर के राजा के प्रति गुट बना लिया है, ठीक है, 2 राज्यों ने मिलकर के एक राजा के प्रति गुट बना लिया है, तो उस राजा को उस गुट को तोड़ना भी आना चाहिए। तो 2 देशों या राज्यों के मध्य विग्रह करवाना, ठीक है, संधि करवाना, संधि में आता है विग्रह करवाना। विग्रह मतलब उसको उस गुट को तोड़ना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है यान। जब राजा के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि संधि और विग्रह से काम नहीं चल रहा है, तो उसे किस समय, उचित समय आक्रमण करना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य है युद्ध करना, तो उसे आक्रमण करना भी आना चाहिए। वो किस में रखा जाएगा? यान। संधि करवाना, विग्रह करवाना और आक्रमण किस में आएगा? यान में आएगा। नेक्स्ट आता है संशय। एक समय राजा के पास ऐसा भी आता है कि जब मुसीबत हो तो उसे झुक जाना चाहिए, अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह नहीं कि हमारे पास 10,000 की सेना है और सामने से दुश्मन 50,000 की सेना है और अब हम उसे जाकर के लड़ लें। तो ऐसी स्थिति में अपने राज्य को बचाने के लिए राजा को पता होना चाहिए कि अब उचित समय नहीं है युद्ध करने का, तो उस समय उसे झुक जाना चाहिए या अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह आता है संशय में। नेक्स्ट है आसन। एक राजा को पता होना चाहिए कि कब उसे मौन रहना है, किसी अन्य कार्य में या अन्य देशों में हस्तक्षेप नहीं करना है। वह किस में आता है? आसन में आता है। तो 2 राज्यों के मध्य संधि, 2 देशों या 2 राज्यों के मध्य पहले में संधि, 2 देशों या राज्यों के मध्य विवाद कैसे उत्पन्न करें, उनकी गुट को कैसे तोड़े, वो विग्रह में आएगा। यान से तात्पर्य आक्रमण है, शन से तात्पर्य उचित समय पर झुकना
या फिर अधीनता स्वीकार करना है। और आसन से तात्पर्य संशित आसन से तात्पर्य मौन रहना है। और अंतिम है द्वैध भाव। द्वैध भाव से तात्पर्य यह है कि दो राज्यों के मध्य समझौता कैसे करवाएं। ठीक है, आपको थोड़ा सा अंतर करके चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पॉलिटिकल की भाषा में देशों को राज्य ही कहा गया है। ठीक है, राजनीति में देशों को राज्य ही कहा गया है। तो यहां देश से तात्पर्य दुश्मन देश से या पड़ोसी देश से। यहां राज्य से तात्पर्य है एक राजा के साम्राज्य में आने वाले प्रांतों से है। तो दो देशों के मध्य संधि करवाना, दो देशों के मध्य विग्रह करवाना, अन्य देश पर आक्रमण करना, उचित समय पर झुक जाना या अधीनता स्वीकार करना, आसन यानी कि मौन रहना। कब मौन रहना है? द्विध भाव। अगर राजा के साम्राज्य में ही दो प्रांतों के अंदर मतभेद हो गया है तो उस मतभेद को राज्य किस प्रकार से समझौता करवाएगा या शांत करवाएगा, वह है द्विध भाव। तो ये हमने 7 अधिकरण देखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। टोटल 15 अधिकरण है। एग्जाम की दृष्टि से 7 अधिकरणों में से प्रश्न आ जाएंगे आपके पास। षाढ़गुनी नीति क्या है? 6 सिद्धांत, 6 नीतियां हैं। सप्तांग सिद्धांत में चर्चा किसने की गई है? 6ठे अधिकरण में। धर्म स्थिर न्यायालय का संबंध किस अधिकरण से? तीसरे से है। कंठक शोधन किसमें आएगा? चौथे अधिकरण में आएगा। प्रशासनिक अधिकारियों कर्तव्य का वर्णन किसमें है? 5वें अधिकरण में आता है। राजक कर्तव्य का वर्णन किसमें है? पहले अधिकरण में आता है। और जो पद थे जिनकी विभाग और उनके कार्यों का वर्णन आता है वो किससे? दूसरे अधिकरण में। तो 15 अधिकरणों में से 2 अधिकरणों की चर्चा हम 7 अधिकरणों की चर्चा हम कर चुके हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और क्या क्या बातें हैं उनके बारे में देखते हैं। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में क्या कहता है? तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें जहाज रानी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो जहाज निर्माण का उल्लेख कौटिल्य कहता है कि जहाज रानी जहाजों से संबंधित है कि जहाज रानी निर्माण यानी कि इससे संबंधित जो व्यवसाय था वो राजा के पास होना चाहिए, वो राज्य के पास होना चाहिए। तो जहाज रानी के निर्माण का उल्लेख या इस शब्द का पहली बार उल्लेख जिस पुस्तक में हुआ है वह पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वह पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। और बात करें, कौटिल्य प्रशासन में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए गुप्तचरों को गुप्तचरों का वर्णन करता है कि प्रशासन को सही गति प्रदान करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्तचरों का होना बहुत आवश्यक है। तो कौटिल्य गुप्तचरों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है। क्या कहा है? गूढ़ पुरुष कहा है। और ये गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। एक होते थे संस्था और एक होते थे संचारक। संस्था गुप्तचर उन्हें कहा गया है जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। जैसे कि जिन गुप्तचरों की नियुक्ति नगर में कर दी गई तो वे नगर में रहकर ही कार्य करेंगे, वो संस्था। संचारा ये घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान, विदेशों में, दूसरे देशों में, अन्य राज्यों में, अन्य प्रांतों में घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे और महत्वपूर्ण सूचनाएं ला करके राजा या उसके मंत्रियों को देते थे। तो 2 प्रकार की गुप्तचर, संस्था और संचारक। गूढ़ पुरुषों को गुप्तचर कहा है। गुप्तचरों का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी पुस्तक किसमें किया है? अर्थशास्त्र में किया है। गुप्तचरों में किस किस को प्रयोग में लेता? जैसे कि स्टूडेंट्स, उन्हें गुप्तचरी के कार्य में लिया जाता। व्यापारियों को गुप्तचरी कार्य में लिया जाता। जो सन्यासी होते उन्हें गुप्तचरी के कार्य में भी लिया जाता। तो व्यापारी, स्टूडेंट, सन्यासी, किसी को नगर में कोई व्यक्ति है महत्वपूर्ण तो उसे गुप्तचरी कार्य में। इसके अलावा कौटिल्य ने गुप्तचरों में गणिकाओं के प्रयोग की बात भी कही है। गणिकाएं, पहले तो हम जाने कि गणिकाएं क्या है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में या प्राचीन भारत में जो मदिरा पान कराने वाली नारियां थी या जिन्हें हम वैश्याएं कहते हैं, तो मदिरा पान कराने वाली नारियों को गणिकाएं कहा गया था। तो कौटिल्य गणिकाओं का भी गुप्तचरी के कार्य में प्रयोग लेते हैं। अब जैसे कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ठीक है, अब वो शराब का आदी होगा तो वो गणिकाओं के पास जाएगा और गणिकाओं के पास जाकर के वो शराब का पान करेगा। पिलाने वाली कौन रहेगी? गणिका है। और शराब का पान करते करते वो अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने पार्टनर से डिस्कस करेगा और जब पार्टनर से डिस्कस करेगा तो गणिकाओं की कानून पड़ेगी। इसीलिए कौटिल्य गणिकाओं का भी गुप्तचरी के कार्य में प्रयोग की बात करता है, किंतु सभी गणिकाओं का गुप्तचरी के कार्य में प्रयोग नहीं लिया। प्रश्न बनेगा, जिन गणिकाओं का गुप्तचरी के कार्य में प्रयोग लिया गया उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें रूपा जीवा कहा गया है। ठीक है, आप ध्यान रखना, जो गणिकाएं गुप्तचरी का कार्य करती थी वह क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। इसके अलावा शूद्र,
ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण थे। तो कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। कौटिल्य ने शूद्रों को क्या कहा है? आर्य। तो कौटिल्य शूद्रों को आर्य कहता है, महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। इस वजह से शूद्रों को भी सेना में शामिल होने का अधिकार मिल जाता है। तो कौटिल्य शूद्रों को सेना में शामिल होने के लिए कहता है। तो कौटिल्य ने शूद्रों को क्या कहा है? आर्य कहा है। सेना में शामिल होने के लिए कहा है। गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा है। दो प्रकार की गुप्तचर संस्था और संचारा और जहाज रानी का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया। तो ये महत्वपूर्ण विषय आज की हमारी पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य राजस्व का 1/6 निर्धारण करता है। तो किसी भी राजा की महत्वपूर्ण इनकम का स्रोत भू राजस्व था और उस भू राजस्व का निर्धारण कौटिल्य ने 1/6 किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भू राजस्व, तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भू राजस्व का निर्धारण कितना किया है? 1/6। किसी भी किसान को 1/6 राजा को टैक्स के रूप में देना चाहिए। ठीक है, तो ये आज की हमारी पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। थोड़ी सी क्लास लंबी हुई क्योंकि मैंने इस पुस्तक के साथ साथ ऑर्थर चाणक्य की बात की। उसको पिता का नाम चाणक्य था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था और उसने वहीं से एजुकेशन प्राप्त की, आचार्य बना। भारत को विदेशों के आक्रमण से बचाने के लिए उसने धनानंद से बात की लेकिन बनी नहीं, शपथ ली। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को परास्त किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, प्रधानमंत्री बना और उस समय ही अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। लोगों में विवाद है कि अर्थशास्त्र क्या चाणक्य ने लिखी है या किसी अन्य पुरुष ने लिखी है। वैसे ये पुस्तक अन्य पुरुष श्रेणी में लिखा गया, मतलब चाणक्य ने पुस्तक चाणक्य कहकर के नहीं लिखी है। पूरी पुस्तक लिख करके उसके पीछे नाम नहीं लिखा चाणक्य, तो अन्य पुरुष शैली में लिखा गया ग्रंथ है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है, राजनीति शास्त्र की जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 15 अधिकरण है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसमें 15 अधिकरण जिनको हम भाग कहते हैं। 180 उपभाग हैं और 6000 क्या है श्लोक। 15 में से 7 की चर्चा हम कर चुके हैं। सप्तांग सिद्धांत, षाढ़गुनी नीति आपको आनी चाहिए। चाणक्य के अन्य नाम भी, चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा गया है और कूटनीति के कारण इसको क्या कहा गया था? कौटिल्य कहा गया था। तो आज की क्लास हमारी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपको एक वीडियो दूं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इवन ये वीडियो सेंट्रल लेवल एग्जाम और स्टेट लेवल एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।